अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। चीन की जानिब से तालिबान काबीना के साथ काम करने और रूस की जानिब से काबीना की हलबर्दारी तकरीब में शिरकत पर आमादगी जाहिर करने के बाद अमरीका ने तालिबान के साथ काम करने का मशरूत अंदिया दे दिया है। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका एक ऐसी तालिबान हुकूमत के साथ काम कर सकता है कि जो अपने वादे पूरे करे। तालिबान ने निगरान काबीना पेश की है। हमने तालिबान पर वाजे कर दिया है कि हम इल्फाज की बजाय अमल को देखकर फैसला करेंगे। आज ही अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ विलियम जोसेफ बर्न्स की पाकिस्तान में चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। CIA सरबराह ने पाकिस्तान की खित्ते में इस्तेहकाम और अफगानिस्तान की सूरत हाल बशमूल इनखला के कामयाब ऑपरेशन में पाकिस्तान की काविशों को सराहा, मगर ये सब कुछ हिंदुस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मोदी सरकार की जानिब से एकतरफा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। हिंदुस्तान रूस को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को खसूसी जिम्मेदारी उठानी होगी कि ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस्लामाबाद के तालिबान के साथ करीबी रवाबित की वजह से दहशतगर्दी अफगानिस्तान में और दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतहर्रिक ना हो सके। गुज़िश्ता हफ्ते बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह रिचर्ड मूर और CIA सरबराह विलियम बर्न्स ने भी हिंदुस्तान का दौरा किया है और आज ही दुनिया की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और साउथ अफ्रीका के सरबराहान मुमलिकत का ब्रिक्स समिट में खित्ते में तब्दील होते इत्तेहाद और डाइवर्जिंग स्ट्रेटेजिक मुफादात की पेश नज़र अफगानिस्तान पर तबादला ख्याल हुआ है। नाज़रीन, ये मुलाकातें और समिट एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि जब अमरीका, यूरोपियन यूनियन और आलमी मालियाती इदारों की जानिब से अफगानिस्तान को इमदाद रोक दी गई है। आलमी बैंक और दीगर इदारे भी इमदाद मुंजमद कर चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर बैंकिंग सेक्टर तकरीबन बंद हो चुका है और जबकि लोगों के पास रकम खत्म होने के साथ साथ महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मुईशत का 40% इन्हिसार बैरूनी इमदाद पर मुनहसर मुल्क के लिए बजट बनाना भी एक चैलेंज से कम नहीं दिखाई दे रहा। आज ही पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है। अफगानिस्तान के $9 अरब आलमी मालियाती इदारों की जानिब से रोके गए। अफगानिस्तान के माली ज़खायर को मुंजमद किया गया। शौकत तरीन साहब ने कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया कि अफगानिस्तान के साथ तजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी। चंद हफ्तों बाद ये मालूम होगा कि अफगानिस्तान के साथ तजारत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल में मामूलात चलाने के लिए यहाँ से भी लोग भेजे जा सकते हैं। ये अहम तरीन बयान है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का ये बयान पाकिस्तान का तालिबान काबीना के साथ काम करने या फिर काबीना की हलबर्दारी तकरीर में शिरकत पर आमादगी जाहिर करने से भी पहले आ चुका है। सो एज ऑफ राइट नाउ वी डू वंडर व्हाट द स्टेटस इज, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त भी रिलीफ और इमदाद अफगानिस्तान पहुंचाने में मसरूफ़ है। नाज़रीन, जबकि हम देखते हैं कि आलमी अखबारात नई तालिबान काबीना पे एतराज़ात कर रहे हैं। इफ़ यू जस्ट लुक एट द हेडलाइंस, BBC ने अबूरी हुकूमत पर शह सुर्खी लगाई, हार्डलाइनर्स गेट कीप पोस्ट इन न्यू तालिबान गवर्नमेंट। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी हेडलाइंस डाली, ऑल तालिबान फिगर्स मेक अ रिटर्न टू पावर एज प्रोटेस्ट रॉयल काबुल। इसी तरह CNN की जानिब से तालिबान नेम एक्स ग्वांतानामो डिटेनीज एंड वांटेड मैन टू न्यू केयरटेकर गवर्नमेंट का उन्वान दिया गया। इसी तरह हिंदुस्तान NDTV ने द तालिबान्स न्यू कैबिनेट इंक्लूड्स अ US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की शह सुर्खी लगाई। यानी कि 27 रुकनी काबीना को अगर आप देखें तो इसमें 14 अरकान ऐसे हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं, जबकि 27 रुकनी काबीना में शामिल मुल्ला अब्दुल लतीफ़ मंसूर, मौलाना अब्दुल बाकी, नजीबुल्लाह हकानी और अफ़गान तर्जुमान मोहम्मद नईम ऐसे मेंबरान हैं कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशेरा में अकोड़ा खटक के मकाम पर कायम तारीखी मदरसे दारुल उलूम हकानिया से फारिगुल तहसील है। तालिबान काबीना पर नज़र दौड़ाई जाए तो एक बात भी वाज़ेह होती है कि तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह की जानिब से उन लोगों को शामिल किया गया है कि जिन्होंने माजी में कुर्बानियाँ दी हैं या फिर मुश्किल वक्त में तहरीक को मदद फराहम की है। मिसाल के तौर पर बदनाम ज़माना अमरीकी जेल ग्वांतानामो बे में तवील अरसा कैद काटने वाले 5 तालिबान रहनुमाओं में से 4 को अहम ओहदे दिए गए हैं इस केयरटेकर सेटअप में। साबिक़ ग्वांतानामो कैदी मुल्ला अब्दुल हक वासिक इंटेलिजेंस सरबराह और खैरुल्लाह खैरख्वाह को वजारत इत्तलात और तफसीरात दी गई है। मुल्ला नूरुल्लाह नूरी को वज़ीर सरहदी और कबायली अमूर सौंपी गई है और साथ ही मुल्ला मोहम्मद फाजिल को नायब वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया है। यहाँ ये बात भी अहम है कि ये चारों पहली तालिबान हुकूमत में भी अहम ओहदों पर ही तैनात थे और ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि इन चारों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 12-13 साल ग्वांतानामो बे में गुजारे। काबीना ऐलान के साथ ही तालिबान हुकूमत की
जानिब से पहला पॉलिसी बयान भी सामने आ गया है कि हम मुल्क को जल्द अज जल्द तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। बयान में अफगानिस्तान के पड़ोसियों और खित्ते के ममालिक और पूरी दुनिया के लिए पैगाम में कहा गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नई हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से किसी को तशवीश नहीं होगी और ये कि वो दूसरों से भी ऐसे ही रवैये की तवक्को करते हैं। मगर आलमी दुनिया इस बात पर बारहा एप्रीहेंसिव है, तशवीश का इजहार कर रही है कि तालिबान की जानिब से हुकूमत में अपने मुखालिफिन को शराकत दारी नहीं दी गई। सवाल बहुत से उठते हैं, इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब फरमाइएगा कि तालिबान की अबूरी हुकूमत की अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब ऑफ कोर्स वोट टेकिंग सेरेमनी होनी है जो आयरॉनिकली 9/11 का उन्होंने डेट जो है वो चूज़ की है। क्या इस हलबर्दारी के अंदर पाकिस्तान शरीक होगा? शिरकत के हवाले से हम लोगों ने क्या सोचा अभी तक? देखिए, अभी तो हम दुनिया को देख रहे हैं और ये फैसला इमरान खान साहब का फैसला है। मीटिंग्स चल रही हैं और प्यूटन से इमरान खान साहब की 16-17 को मुलाकात है और ईरानी सदर से भी होगी, क्योंकि जो हम 6 मुल्क हैं जो इसके गिर्द हैं उनका फैसला अहम है। अफगानिस्तान चीन ने मादगी जाहिर कर दी है, रूस ने मादगी जाहिर कर दी है। हम वेट एंड सी से क्या मुराद है और किसको देख के हम फैसला करेंगे? चाइना एंड रशिया इन? हम चाहते हैं कि ये सारे इकट्ठे फैसला हम इकट्ठा फैसला करें। अभी प्यूटन से मुलाकात होगी 16 को प्राइम मिनिस्टर की और उसके बाद एक बेहतर सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी। तो रशिया की तरफ से तो मादगी जाहिर कर दी गई है सर। अभी मेरा ख्याल है थोड़ा वेट एंड सी है, हफ्ता 10 दिन लगेंगे। ये बताइए, ये वेट एंड सी पॉलिसी के तहत क्या अभी भी हम एक तजब्जुब का शिकार हैं कि इस केयर टेकर सेटअप को हम रिकग्नाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बताइए कि आर वी रिकग्नाइजिंग देम ऑफिशियली और नॉट? क्या ये जो केयर टेकर सेटअप है ये हमारे लिए काबिल कबूल है? देखें, आपके पास आप कौन होते हैं किसी को डिक्टेट करने वाले? वो एक हकीकत है। तालिबान अब एक हकीकत है, वो जरूरी नहीं कि हमारे मशवरों पे चलें। उन्होंने अपने किस चीज को, हमने कोई उस पर एतराज नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि इस तरह तो मोदी भी वहां पे अमेरिका में जो है ब्लैक लिस्ट था। ये बातें कहना कि कौन ये था कौन कोई नहीं था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए 5-6 महीने दुनिया के लिए बड़े अहम है, इस खत्ते के लिए, और इमरान खान एक अहम रोल अदा करने जा रहा है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने भी इमदाद का ऐलान किया है और चीन ने भी इमदाद का ऐलान किया है, और पाकिस्तान ये ह्यूमैनिटेरियन जो आटा, चीनी, दाल और सारे मामलात इसमें और इजाफा करेगा। आज या कल 3 फ्लाइटें जा रही हैं और फ्लाइटें भी जाएंगी। जी शेख साहब, मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि आप कह रहे हैं कि एक हकीकत है, इस हकीकत को हमने तस्लीम ऑफिशियली क्यों नहीं किया, हम उसमें देर क्यों लगा रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर हकीकत है और मौलाना फजल रहमान साहब भी हदायत दे रहे हैं कि वो तस्लीम करें, काम आगे बढ़ाएं। हाँ, देखें, ये फैसला सारी दुनिया के साथ, देखो हम स्केप गोट बनाना चाहते थे, हमें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते थे। उनका ख्याल था वहां कुर्बानी होगी, ठुस कर गया अशरफ गनी। मैं उस मीटिंग में शामिल था, इमरान खान उसको समझा रहा था और इमरान खान ने बाहर निकलते ही साथ कहा कि यार इसका तो मुझे शेख रशीद बहुत बुरा हाल नजर आ रहा है। और असल मसला जो है कि देखें अब क्या कह रही है हमें अपोजिशन। फजल रहमान तो कह रहा है तस्लीम करो, 52 जलसे का आज प्रोग्राम दे रही है, कल या 13 तारीख को। उसका मतलब है 365 दिन का साल होता है, अगर जुमा जुमा इन्होंने लगाना है तो 2 साल का प्रोग्राम है ये इनका। ये इलेक्शन मुहिम है, ये क्या बेच रहे हैं? चचा और भतीजी इकट्ठे नहीं है। सर मैं चचा भतीजी के ऊपर आती हूँ, इनकी सियासत पे आती हूँ। मुझे पहले अफगानिस्तान के हवाले से बता दीजिएगा सर, बिकॉज आप मुल्क की सिक्योरिटी का भी के जवाब दे। अफगानिस्तान पे अभी मेरा सवाल और है सर, मेरा सवाल है, अगर आप कह रहे हैं हम अभी भी वेट एंड सी की पॉलिसी पे गामजन हैं, हमने माजी से सबक सीखे हैं। मेरे सवाल सुन लीजिए सर, सवाल आपकी खिदमत में ये रखना चाह रही हूँ कि आज शौकत तरीन साहब वजीर खजाना साहब ने कहा है कि एक तो हम ट्रेड भी करेंगे रुपए में अफगानिस्तान के साथ, मगर उससे अहम बयान ये है कि मालूमात पे सूरत हाल आने तक हम अपने लोग भी वहाँ भेज सकते हैं मदद के लिए। यानी कि एक ऐसी हुकूमत जिसको हम अभी तस्लीम नहीं कर रहे, जिसको हम ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिकग्नाइज नहीं कर रहे, वेट एंड सी की पॉलिसी पे गामजन है, हम अपने बंदे किसके पास भेज रहे हैं उधर और क्यों कर भेज रहे हैं और किस ढांचे के तहत भेज रहे हैं? देखिए, मैं अभी आपको इंटरव्यू देने के लिए आया हूं।
प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे थे, आर्मी चीफ थे, चारों चीफ मिनिस्टर थे, चारों चीफ आईजी थे, चारों चीफ सेक्रेटरी थे, सारी एजेंसीज के हेड थे। अभी तक तो ये मैं आपको जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं सीधा उठकर आपको इंटरव्यू दे रहा हूं कि अभी ये फैसला नहीं हुआ कि हम ये इमरान खान ने कब करना है, कैसे करना है। 16 को उसकी प्यूटन से मुलाकात है, ईरानी प्रेसिडेंट से मुलाकात है, उज़्बेक सदर से मुलाकात है। सो ये 5-6 लोगों के मुलाकात, जो 6 ममालिक हैं हमारे, इनकी एक लाइन और लेंथ पे सोच होके तो ये फैसला इमरान खान का है। अभी मैं मीटिंग से उठ के आपको लग रहा है कि शौकत तरीन साहब ने कबल अज़ वक्त ये ऑफर भी नहीं दी, बल्कि बयान दे दिया कि हम अपने उधर बंदे भेजने को भी तैयार हैं? ये कबल अज़ वक्त है? जरा सा नी जर्क रिएक्शन उन्होंने ओवर एंथुसियाज्म दिखा दिया? नहीं, हमें तो बयानियां देंगे इस पे, आज फैसला हुआ है 2-3 दिन में, लेकिन जो क्या उसे कहते हैं, ब्रेन ड्रेन्स हो रही है वहाँ पे, सारे जो टेक्निकल लोग हैं वो निकल के जा रहे हैं। हम अपने पड़ोस में इंतशार और खलफशार नहीं देखना चाहते, हम अफ़गान में अमन और पीस देखना चाहते हैं। और अगर शौकत तरीन ने कोई बात की है तो ज़ाहिर है, वैसे ही तो नहीं कह सकता, वो ज़िम्मेदार आदमी है, कि अगर कोई उनसे इमदाद, मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब मैंने सुना नहीं है। बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, अभी इंडिया बाँ बाँ करना शुरू हो जाएगा। वो तो सुबह उठता है तो मेरे खिलाफ लग जाता है, और शाम, अभी मैंने आपको कोई बयान दे दिया तो अभी शाम को क्लिप निकाल के वो पड़ रहेगा 72 घंटे मेरे पीछे। सो अगर शौकत तरीन ने कोई जवाब ऐसी बात की है तो मेरा ख्याल है कुछ सोच समझ के की होगी, इसका जवाब वही दे सकते। चले भारत की बात कर लेते सर। भारत जो है वो अब नेचुरली आप जानते हैं कि खित्ते के अंदर इत्तेहादी जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो रीअलाइन हो रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस एट दिस टाइम। रूस से भी भारत ने कहा है, आज ब्रिक्स की समिट भी हो रही है और भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान को स्पेशली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, खसूसी जिम्मेदार ठहराया जाए, जो अफगानिस्तान की सरजमीन अगर इस्तेमाल हुई खित्ते के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के हवाले से। आप क्या कहेंगे सर? बिकॉज अभी तो 3 हफ्ते ही हुए हैं और एक स्पिल ओवर हम खुद भुगत रहे हैं, हम लोगों ने बलूचिस्तान में भी भुगता है, हम देख रहे हैं, अपने यहाँ भी देख रहे हैं। क्या कहेंगे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से जो भारत हम पे आयद करना चाहता है? देखें, बड़ा अहम सवाल आपने किया। कोई 3 हफ्ते नहीं हुए, 31-30 तारीख को अमेरिकन फोर्सेस गई हैं, थोड़ा वो तालिबान पहले आ गए काबुल में, और उनका इंतज़ार करते रहे कब ये जाएंगे, तो वो 31 तारीख को एयरपोर्ट, यानी आज 9 दिन हुए हैं तालिबान को। लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्कैंडिनेविया बन जाए। मेरा मतलब अफगानिस्तान है, ये नहीं है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरह जानवरों के भी हुकूक हों। आज कल परसों 3 दिन मुसलसल अफगानिस्तान पे मीटिंग हो रही है, और इंडिया का आपको दर्द समझना चाहिए। इंडिया को जो धचका लगा है, और आज जिस तरह तालिबान घुस गया है उसके मीडिया में, महिलाएं ख्वातीन। अब मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान में बुरकों की शॉर्टेज हो गई है। पेशावर इस वक्त सबसे बेस्ट कारोबार जो है बुरकों का है। पेशावर से इतने बुरके जा रहे हैं, पिंडी में बुरका कोई नहीं है। अब जो सूरत हाल बन रही है इंडिया के साथ, उसने 66 कैंप चलाए। उसने ना सिर्फ 66 कैंप चलाए, अपने कौंसलेट्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, और जो टीटीपी के साथ मामलात चल रहे हैं, कल या परसों या 13 तारीख को जब मीटिंग्स में अगर मामलात तय हो जाते हैं, एक दरमियानी रिश्ता निकल आता है, तो इंडिया में तो और सफ़े मातम बिछ जाएगी। सर, इंडिया ने तो बहरहाल तालिबान की पूरी कैबिनेट भी मुस्तरद कर दी है। हम जानते हैं उधर अज़ाइम क्या है सर, मगर हमारे यहाँ क्लैरिटी की जरूरत है। एक तो हकानी नेटवर्क के 4 अफराद यूएन सैंक्शंस लिस्ट पे हैं, ब्लैक लिस्ट पे हैं। 2 की तो बाउंटी FBI ने भी बड़ी भारी भरकम मुकर्रर कर रखी है। पाकिस्तान में क्या स्टेटस है, क्या किस तरह हम देख रहे हैं हकानी नेटवर्क की शख्सियात को, जो कि अब काबीना का हिस्सा भी हैं? देखें, हमने माजरत के साथ जब मोदी टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ था, ब्लैक लिस्ट हुआ अमेरिका का, लोगों को याद है? तो मेरे सवाल का जवाब देना। मैं को जानता हूँ, एम्बेसडर मेरी दोस्त थी जब यहां थी। देखें, हमें ये कैबिनेट जो बनी है, अफगानिस्तान का अपना मसला है। उन्होंने अगर दूसरे लोग नहीं लिए, अगर उन्होंने करज़ई को और अब्दुल्ला को नहीं लिया, तो जब हमने बड़ा कहा कि आपने अब्दुल्ला और करज़ई को नहीं लिया, उसने कहा जी आप ले लेंगे नवाज शरीफ को या आसफ जरदारी को। सो आप वो खुद 20 साल की लड़ाई लड़ने के बाद
इस टेबल पे अमेरिका ने उनके साथ मायदा किया। पाकिस्तान दोहा के मायदे में हमारा कोई दस्तखत नहीं है, ये अमेरिका ने किया उनके साथ। हमें कहा जो आदमी जेल में था उसे पेश करो, उनको भेजा जाए। सो हमने उनकी मिन्नत तरला की, वो तो जाने के लिए तैयार नहीं थे कि आप जाएं और इस मामलात को अमन के लिए और सुलह सफाई के लिए रास्ता निकलें। अब रास्ता जब निकला तो अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा भौचाल आया, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बाइडेन के खिलाफ रिएक्शन हुआ है, और इतना रिएक्शन हुआ है कि आप इससे अंदाजा करें कि 24 घंटे इन 5 दिनों में 15 से लेके आज 9 तारीख हो गई है, 15 को वहां उनका डाउनफॉल हुआ है। सो हमें एक महीने में 5 अदारे, यानी सारे हमारे एयरपोर्ट्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, फैसिलिटेशन सेंटर, नैप, नेशनल जो है एसेट्स, नेशनल एक्शन प्लान, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, ये सारी गवर्नमेंट बैठी और अदारे बैठे हुए इसी पे काम कर रही हैं। और मेन इशू जो है मेरा अब आपसे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास आजकल सिर्फ अफगानिस्तान है। ऑफ कोर्स है सर, बिकॉज उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हम इस मुल्क में देखने शुरू हो गए हैं। अभी आज भी काबीना की अहम तरीन मीटिंग हुई है, उसमें सियासी गैर सियासी इदारे सब मौजूद थे, शख्सियात मौजूद थी, आप मौजूद थे उधर। क्या सोचा है सर? बिकॉज बहरहाल तालिबान को तो हमें अपनी बॉर्डर भी फेंस करने के हवाले से इख्तलाफात हैं। उनका चंद दिन कबल ये भी मसला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान खुद फैसला करे क्या करना है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ग्वादर से लेकर बलोचिस्तान में एक बार फिर अटैक शुरू हो गए हैं, हमारी अपनी सिक्योरिटी एट रिस्क है, क्या फैसला आपने किया है? आज अमेरिका ने तो मशरूत कर दिया है कि पहचानेंगे, मानेंगे, मगर पहले अमन को यकीनी बनाओ। हमारी ऐसी कोई मशरूत कंडीशन है? आर वी थिंकिंग अबाउट दिस एटलीस्ट? देखें, हम ना अमेरिका है, ना इस दोहा मायदे के शरीक हैं। सारी दुनिया ये कह रही है कि इनको देखेंगे, सारी दुनिया ये कह रही है। 8-10 दिन दुनिया तो कह रही है, इतने मैं कहता हूं 9 दिन हुए जी, आज 8वां दिन है। 9वें दिन मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। अफगानिस्तान को स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है कि मैं समझ गई ये बात सर, मगर आप लोगों का अपना प्लान क्या है? उनको आपने जितना देखना है देखते चले जाएं, आपका अपना लाहे अमल क्या है? कोई अपना प्लान तो बनाया होगा। आज क्या डिस्कस है कि हम उनकी इमदाद जारी रखेंगे। आज कल परसों तीनों दिन यही डिस्कस हुआ है कि उनका ख्याल रखेंगे, उनको जो स्पोर्ट्स चाहिए वो मुहैया करेंगे, दवाइयाँ मुहैया करेंगे, खुराक मुहैया करेंगे। और 16-17 को जब जाएंगे, दोशंबे ही है मेरा हाल, दोशंबे ही है उनका कैपिटल, तो वहाँ मुख्तलिफ लीडरों से, जो 6 मुल्कों के लीडर हैं, इमरान खान बात करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद आके इमरान खान ने फैसला करना है। ताजिकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं, इदारे इकट्ठे हैं अफगान, ठीक है, उसके अंदर भी अहम तरीन बैठक होने जा रही है, वन ऑफ द बिगेस्ट समिट्स ऑफ दिस इन दिस मंथ एज वेल सर, ठीक है। मगर मुझे ये बताइएगा सर कि अब जो, जैसे मैंने हकानी नेटवर्क का पूछा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारा तो ये मुआहिदा हुआ हुआ है कि इन लोगों को सैंक्शंस इससे हटाया जाए। आपको क्या लगता है, हमारे हकानी नेटवर्क के हवाले से हम पे भी बड़े इल्ज़ाम लगते आए हैं, क्वेटा शूरा के इल्ज़ाम लगते आए हैं, क्या हम भी ये इसरार करेंगे कि इनको इस सैंक्शन लिस्ट से हटा दिया जाए, या ये आपको लगता है कि तालिबान अपना केस का दिफा खुद करेंगे बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से? पाकिस्तान सोच समझ के फैसले करेगा, ना दुनिया को नाराज करेगा, और कोशिश करेगा कि तालिबान के लिए अमन, सुकून, शांति, उनकी फलाह और बहबूद के लिए कदम उठा सके। आज जो CIA चीफ की मुलाकात हुई है चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, उसके अंदर क्या बात की गई है? कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो, या यकीन दहानियां हैं जो करवाई गई हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा मेरे कॉलेज फेलो, मैं तो सीनियर बड़ा रहता था, मेरे बाद आए बड़े, और उस वक्त वो इस्लाम के बड़े जोशीले दाई थे, और मेरे साथ आज बैठे हुए थे। मुझे तो नहीं कुछ बताया उन्होंने कि CIA के हेड से उन्होंने क्या बात की, ना कभी को बताएगा। अगर आप समझते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर को जो है आर्मी चीफ वे ये बता देगा कि CIA, कल भी उन्होंने आर्मी चीफ साहब ने इमरान खान से ट्रिपल ब्रिगेड में 1-to-1 मुलाकात की, आज भी की होगी यकीनन, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बात की। अब CIA देखें ना, ये अफ़गानिस्तान की अहमियत है
कि CIA हेड कभी दोहा जा रहा है, कभी इंडिया जा रहा है, कभी पाकिस्तान जा रहा है। इसका मतलब है कि लोगों को फिक्र है कि इस खित्ते के हालात में अमन और सुकून हो। इस खित्ते के हालात में अमन और सुकून लाने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशें करेगा। ठीक है सर, मगर ज़रा सा पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं शेख साहब। आज जावेद लतीफ़ साहब ने वो बात दोहराई जो हमें चंद हफ्ते कबल भी वसूख से कह चुके थे। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए आज क्या कहा और फिर हमें क्या कह चुके थे। और एक मैं बात आपको और बता दूं, अल्लाह उनको सेहत वाली दराजी उम्र दे। ये तो बातें करते हैं ना, नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान आएगा, अपनी मर्जी से आएगा। ये मत सोचें नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता। वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। जी शेख साहब, आपकी वजारत से डायरेक्टली लिंक्ड है नवाज शरीफ साहब की वापसी। अगर इतने ही बहादुर थे ना तो यहाँ से जाने की जरूरत नहीं थी। जेलें गिरती नहीं है ऊपर, जेलें कोई इंसान की सियासत को आगे लेके जाती हैं, पीछे लेके नहीं आती। अगर बर्गर खाना ही मकसूद है तो यहाँ भी बर्गर की बड़ी शॉप्स हैं। अब इनसे इमरान खान नहीं पकड़ाई होता और वो नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि अगर ये कह रहे हैं इसी साल आएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह निकलने के लिए उसने मास्टर प्लान बनाया है, उस तरह ये मौका जो उसने लिया है कि बाहर रह के ख़िताब करने का और बाहर रह के बातें करने का और अदारों पे निशाना बनाने का, ये शायद उसको अब ये सहूलत मैसर ना हो। तो वो तो आप कह रहे हैं यकीन से कि इस साल वापस नहीं आ रहे। देख लेते हैं आप दोनों में से कौन सही साबित होता है। चंद माही रह गए हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? वो आ जाए तो और भी अच्छा है, उसी की बात ठीक हो जाए। मैं तो कहता हूँ मेरी गलत हो जाए, आए तो सही ना। शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के 24 घंटे में पासपोर्ट देंगे, आए उसी की बात। सर आपने भारा कहा शीन निकलेगी, नून में 2 ग्रुप वज़ा होंगे, वो वाज़े हो गए सर, वो खुल के सामने आ गए हैं। क्या शहबाज शरीफ रांझा राजी कर पाएंगे? दैट्स द $1 million क्वेश्चन। ही इज द ओनली अदर ऑप्शन अदर देन इमरान खान साहब। देखें शहबाज शरीफ साहब क्या कर पाएंगे इस मुल्क की सियासत में। 6 महीने बड़े हैं। मैं उनको देख रहा था 6 सितंबर के फंक्शन में, वो शरीक थे, मेरे पास ही खड़े थे, और मैंने तो कोई उनमें ऐसी बात नहीं देखी कि वो बड़े तजब्ज़ब में हों या बड़े उनको, वो गुड रिलेशनिंग के लिए तो PR करना उनका हक है, उसमें कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। जो इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो अक्ल का अंधा है। ठीक है सर, मगर मुझे ये भी तो बताइए ना कि अगला PM कैंडिडेट कौन है PMLN के अंदर से? शहबाज शरीफ साहब होंगे या मरियम साहिबा होंगी? ख्वाजा आसिफ कहते हैं शहबाज शरीफ होंगे, मरियम साहिबा कहती हैं कि जल्दी क्या है। देखें, तो आपको कौन नजर आ रहा है अगला कैंडिडेट? देखें, मैं तो दोनों को नहीं देख रहा, अल्लाह जाने और उसके काम जाने, मैं तो नहीं देख रहा इनको। बिलावल को देख रहे हैं? मैं एक इमरान खान का वजीर हूं और नहीं, बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं मैं सुन सकता। बिलावल को सीखने दें, टंडोला यार में जलसा करे, वो शिकारपुर में जाए, क्या जी, वो जैकबाबाद में जाए, लाड़काना में जाए। बच्चों का खेल है, अंडर 19 की टीम को खेलने दें। अभी इनके खेलने के दिन है। सर बहरहाल पीपल्स पार्टी किसी ना किसी तरीके से अगली हुकूमत के अंदर शामिल तो होगी, ये उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? बाकी भी पॉलिटिकल एनालिसिस सामने आ रहा है आने वाले दिनों में। बट चलें, अगर आप नहीं देख रहे, यू स्टिल फील ही इज़ नॉट येट, मगर आप PMLN से किसी कैंडिडेट, इन दोनों चचा भतीजी को कैंडिडेट नहीं देख रहे, PMLN का कैंडिडेट कौन सामने आएगा, इसके ऊपर कोई आप फिक्र रखते हैं? देखें, ये महर बुखारी साहबा, मैं आपसे अर्ज करूं कि शहबाज शरीफ को उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर का, फिर क्यों लाए खाकान अब्बासी को? ये घर के अंदर मीटिंग हुई शाम को खाने के वक्त। बाहर आके तो मैं यही कहूँगा, मैं खुद देखें ना, जब बंदे का कोई काम नहीं बनता ना तो हम भी यही कहते हैं, मैं क्या छोड़ो परे, जान दो, मेरे को टाइम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आपको फिर से जेल जाते दिखाई दे रहे हैं इस साल और अर्ली नेक्स्ट ईयर। देखें, जेल जाए या ना जाए उसका केस सीरियस, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीरियस केस शहबाज शरीफ का।
ये मैं कह सकता हूँ। बाकी अदलिया जी, अदलिया उसकी ज़मानत ले, उसको रेल में भेजे, जेल में भेजे, ये अदलिया का फैसला है। मैं उसके केस को और बाप बेटे दोनों के केस को सीरियस देख रहा हूँ, और यही चाहते हैं नवाज शरीफ एंड कंपनी ये इस तरह फारग हो जाए तो हम देखें अदालतें हमें कोई रियायत देती हैं या नहीं देती। मैं शहबाज शरीफ के केस को सीरियस देखता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल सर बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब का आज कहना था कि जमहूरियत आज भी यरगमाल है। बहरहाल ये हाइब्रिड रजीम का कहा जाता है। या तो आप इसको डंके की चोट पे कबूल करेंगे कि हाँ ऐसा ही है और हम तस्लीम करते हैं, या आपको लगता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, सिरे से गलत बयान है ये? अफगानिस्तान के हालात के बाद, काबुल के हालात के बाद क्या सियासत करनी है पाकिस्तान में? उन्होंने तो कह दिया कि भाई तस्लीम किया जाए। नून लीग को भी कहें ना कि वो भी कहे कि तस्लीम करें, पीपल्स पार्टी को भी कहें कि वो तस्लीम करें। वो तो अमेरिकन टूर्स को छोड़ के आए पीपल्स पार्टी वाले, और अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के यानी क्या कहूँ कि पाकिस्तान में नून लीग की एक्टिविटी जो है फॉरेन में और जो कुछ वो कर रहे हैं वो भी सारे नोटिस में हैं, और अल्टीमेटली ये नुकसान की सियासत कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ, और ये इनको भुगतना पड़ेगी। और ये हालात ऐसे हैं कि ऐसे वक्त में भुगतना पड़ेगी कि जब उनके लिए कोई अच्छा माहौल मैसर नहीं होगा, और वो पछताएंगे जिस तरह पहली गलतियां करके यहाँ पहुंचे, अब इससे भी 2 फुट नीचे जाएंगे। मीडिया की डार्लिंग कहलाया जाता है आपको, और मीडिया के ऊपर ही आज वार किया जा रहा है PDMA के थ्रू, और आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर। मैंने सोचा कि आपसे एक रिजर्वेशन जो है वो एहतजाज जो है वो आपके पास रिकॉर्ड करवा दूं। बहरहाल आपको मीडिया से बड़ी लंबी वाबस्तगी रही है, एज आई सेड मीडिया डार्लिंग सो टू से, बट यू नॉट सेड एनीथिंग सर। मैं यही कहता हूँ कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये ठीक हो जाएगा। बस ये मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप मेरी बहनों की जगह कि ये ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, बताएंगे कि सड़कों के ऊपर कौन सा एहतजाज चल रहा है, किसके खिलाफ चल रहा है। स्टे विद अस। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस का तकर्रुर करने के खिलाफ मुल्क भर में वकला की हड़ताल और अदालतों में पेश ना होने का फैसला किया गया है। वकला का मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट में रवायती तरीकाकार के तहत सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस तैनाती की जाएं, और पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत मुख्तलिफ तंजीमों की कॉल पर वकला ने अदालती बॉयकॉट किया और चीफ जस्टिस के खिलाफ नाराबाजी भी की गई। अदालती राहदारियों में सन्नाटा रहा और अदालती अमला वकला और साइलिन के नाम पुकारता रहा कि जो पेश ना हुए। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकला हड़ताल नहीं किया करते, और आखिरी बार इफ्तिखार चौधरी बहाली तहरीक में वकला ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट किया था, और आज वकला ने एक बार फिर तारीख को दोहराया है। धुआंधार तकरीर की गई और जोशे खताबत में अदालती तकद्दुस भी जाता रहा। उनका कहना था कि अदलिया सियासी रूप धार चुकी है, हर इदारा अपनी हदूद में रहे, कि जहां तकर्रियां मेरिट पर ना हो, इदारों के कहने पर हों, हमारा कन्वेंशन उसके खिलाफ है, और एक वक्त आ सकता है कि जब हम पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करें। नाज़रीन, चंद हफ्ते कबल अदालत के अहातों में शुरू होने वाली इस महाजराई का सिलसिला चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को 3 बार नजरअंदाज करके जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री से हुआ। पहले जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, और आखिर में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तकर्रुर किया गया। अहमद अली शेख इस इम्तियाजी सलूक पर परेशान थे, मगर जज के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की गुंजाइश तो बहरहाल होती नहीं, सो शोर उठाने वाले भी वकला ही थे। जस्टिस अहमद अली शेख ने पैदर पे खत लिखे, कभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम तो कभी सदर पाकिस्तान के नाम। बताया कि उन्हें एड हॉक जज मुकर्रर किया जा रहा है, वो भी उनकी मर्जी के बगैर। आज वकला के मुल्कगीर एहतजाज की शुरुआत ऐन उस वक्त हुई कि जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम तरीन इजलास शुरू हुआ, कि जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिकी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री ज़ेरे गौर थी, जिस पर वकला तंजीमों की जानिब से ही ये एतराज़ उठाया गया था और मुतालबा किया गया था कि सबसे सीनियर जज की तैनाती
को यकीनी बनाया जाए। जस्टिस आयशा मलिक सीनियरिटी के हिसाब से लाहौर हाई कोर्ट में चौथे नंबर पर हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और वजीर कानून ने जस्टिस आयशा मलिक के नाम की हमायत की, जबकि जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने जस्टिस आयशा मलिक की अदालत उज़्मा में तकर्री के मुखालिफ वोट दिया। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला 4-4 से टाई हो गया। नाज़रीन, आइन के तहत अक्सरियत जब तक किसी नाम की मंजूरी ना दे वो नाम आगे नहीं बढ़ सकता, आगे भेजा नहीं जा सकता। लिहाजा टेक्निकली स्पीकिंग, तकनीकी तौर पर जस्टिस आयशा मलिक का नाम मुस्तरद हो चुका है और अगर जुडिशल कमीशन के इजलास में उनके नाम की मंजूरी होती तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात होने वाली पहली खातून जज होती। इस इदारा जाती लड़ाई में अदलिया का एहतराम, सियासी और गैर सियासी इदारों की साख सब दाव पर लगती दिखाई दे रही हैं। क्या अदालतें आगे बढ़कर इस महाज़ाराई पर राह निकालेंगी या ये सिलसिला मजीद कयास ही पैदा करता चला जाएगा? इसी बारे से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हामिद खान साहब, हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा कि जजों की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री सीनियरिटी लाजमी शर्त नहीं है, मगर आप लोगों का इस पर इसरार है। बहरहाल ये तो बताइएगा आखिर एज ऑफ राइट नाउ इसको इसी तरीके से और अभी क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, ये हमेशा से ये होता रहा है और ये पहली दफ़ा नहीं, बल्कि 20 साल पहले भी जब मुशर्रफ के दौर में ये काम किया था उस वक्त के इरशाद हसन खान ने, तो हमने मैं उसको सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था, मैंने पिटीशन की थी उसके ख़िलाफ़, जो कि एक शर्फनाक फ़ैसला उस पर शेख रियाज अहमद ने दिया था। उस वक्त आइन भी सस्पेंडेड था, सब कुछ था, क्योंकि पाकिस्तान भर की तारीख भरी पड़ी है इस सीनियरिटी असूल को जो है इग्नोर करने से और उसके डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस से। तो कहने को जो लोग ये कहते हैं कि ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है, तो वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी फ्रेश अपॉइंटमेंट होती, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी फ्रेश अपॉइंटमेंट है, लेकिन उन दोनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर 96 में और 98 में अपना वर्डिक्ट दिया कि नहीं, सीनियरिटी के बेसिस पर चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। तो कोई वजह नहीं है कि हाई कोर्ट से जब आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं जज को, तो वो सीनियरिटी की बुनियाद पर ना जाए। ये एक्सेप्शन करने का कोई किसी किस्म का जवाज़ नहीं है और ना के भी रहा है। और मगर खान साहब, ये पहली बार तो हो नहीं रहा। आम तौर पे कहा जाता है कि बड़े चेंबर्स से वाबस्ता जो लोग और तगड़ी शख्सियात होती हैं उन्हीं को जज बनाया जाता है, उनके नाम आगे भेजे जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल का नतीजा तो नहीं है ये सब कुछ? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कोई एक चीज़ तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि काफ़ी अरसे से ये वॉलेट नहीं हो रहा था प्रिंसिपल, ये सीनियर मोस्ट जज ही लग रहे थे। ये मियाँ साकिब निसार ने पहली दफ़ा वॉलेट किया बहुत सालों के बाद, जब मुनीब अख्तर को चौथे नंबर से उठा के सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। फिर इसकी रविश चल पड़ी, 3 और जजेस को सुप्रीम कोर्ट लेके गए लाहौर हाई कोर्ट से। उसके ख़िलाफ़ जनाब उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनका नाम था वकार सेठ साहब मरहूम, उन्होंने पिटीशन की थी और मुझे अपना वकील मुकर्रर किया था। वो बदकिस्मती की बात यह है कि वो 6 महीने इस पिटीशन करने के बाद वो इंतकाल कर गए बड़े ही अजीब सर्कमस्टांसेस में, और 6 महीने तक गुलजार साहब ने वो पिटीशन लगाई ही नहीं, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है कि एक चीफ जस्टिस का ये प्रोटेस्ट करना कि मैं सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हूँ, आप दूसरी हाई कोर्ट से जूनियर जजेस को ले जा रहे हैं, वो पिटीशन आज भी पेंडिंग है। उसके बाद अब जब ये नया बहस निकली है, जब गुलजार साहब ने अपने एक फेवरेट जज को 5वें नंबर से उठाया सिंध हाई कोर्ट में, मोहम्मद अली मज़र को, और उसको हेड ऑफ 4 चीफ जस्टिस लगाने की कोशिश की, वहाँ से ये बात फिर कंट्रोवर्सी एक नया रंग इख्तियार कर गई है और शिद्दत इख्तियार कर गई है। देयर इज़ एनफ इज़ एनफ जिसको कहते हैं, और ये एक दाव खेला गया था, एक नया उसमें जेंडर एंगल देने की कोशिश की गई थी। एक क्लेवर मूव थी कि आप लाहौर हाई कोर्ट से खातून जज को लेके आएँ ताकि ये एम्बैरस हो कि जी ये खातून जज को हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम कहते हैं अपनी बारी पे आएँ। आप पहले चीफ जस्टिस लगे लाहौर हाई कोर्ट, अगर मौका दीजिएगा जस्टिस साहिबा,
आप एक खातून जज हैं, आपने हमारा मुल्क का नाम रोशन किया है, बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी हैं, मगर ये जो जेंडर का एक आर्गूमेंट है जो खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, गो के मौजूदा हालात में सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब को नज़रअंदाज करने से ये पूरे सिचुएशन एक स्टार्ट हुई है, उनसे क्या खौफ था और इसके पीछे कौन है, वी विल डिस्कस दैट। मगर जेंडर कितना बड़ा इशू है इस पूरी तहरीक में, इस एहतजाज में, या वाकई ये सिरे से फ़कत सिर्फ सीनियरिटी और रूल्स के मुताबिक काम करने की बात है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहले तो ये बात करूं, आज का मौका महल क्या था। आज जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ मेरे से बहुत लायक और काबिल है हामिद खान साहब का, तो मैं कहती हूँ मैं खाक के पा के बराबर भी नहीं हूँ जितनी इनका इल्म है, लेकिन आइन से ये बहुत अच्छी तरह आइन के जो आर्टिकल 175 है और आर्टिकल 177 है, इन दोनों को अगर मिल के आप पढ़ें तो इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री की बात है, और जहां लफ्ज तकर्री इस्तेमाल हुआ है वहां प्रमोशन का सवाल ही नहीं, वहां बात है ही नहीं। अपॉइंटमेंट का तो मतलब है कि फ्रेश अपॉइंटमेंट है। और फिर 177 में बताया गया कि कौन अपॉइंट हो सकता, 15 साल की जिसकी स्टैंडिंग हो हाई कोर्ट में और वकील के तौर पे, और वो अच्छा वकील हो, वो अपॉइंट हो सकता है। मसलन मैं मिसाल दे दूं, सलमान अकरम राजा को आज अपॉइंट करना चाहे तो हो सकता है आइन के मुताबिक। इसी तरह दूसरी शर्त ये है कि 5 साल की स्टैंडिंग किसी भी हाई कोर्ट में होनी चाहिए, तो फिर वो जज की तकर्री हो सकती है। अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में देखा कि 41 ऐसे जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान के बनने से बाद, जिनकी तकर्री उनके कोई सीनियरिटी से उसका ताल्लुक ही नहीं था। और ये तो मेरे ज़ाती मुशाहिदे में है कि जस्टिस कैकाउस जो थे उनकी तकर्री हुई थी, उनका कोई सियासी इन्फ्लुएंस नहीं था, वो आए थे गुजरात से और अच्छे वकील थे, अच्छे वकील होने के इरादे से वो हाई कोर्ट के जज बने और फिर 5वें 6ठे नंबर से उनको वो ले गए सुप्रीम कोर्ट। और ये अभी जो हामिद खान साहब ने केस बताया, फकीर मोहम्मद खोखर जो थे वो 15वें नंबर पे थे, और 15वें नंबर होने के बावजूद 5 साल की उनकी स्टैंडिंग हो गई, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। और उसके बाद ये अभी 10 दिन हुए हैं कि सिंध हाई कोर्ट से 5वें नंबर पे जो थे जज साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया है एज जज। अब इन सारे सामने हम रखें जो वाकयात हैं, और उसके बाद आज का वाकया देखें। आज की क्या खसूसियत थी? आज की खसूसियत ये थी कि सिंफी एतबार से पहली दफा पाकिस्तान में एक खातून जज का नाम जो था वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए आया था। और ये देखिए अजीब बात है कि आज ही इनको सूझा था, इन्होंने वो जब सिंध हाई कोर्ट से हुए साहब, उस वक्त इन्होंने कोई एहतजाज इस किस्म का ना किया, आज ये किसी अदालत में नहीं पेश हुए, ये धरना रख रहे थे। इनका मकसद ये था कि वो जो है कंसल्टेशन जुडिशल कमीशन की वो प्रेशर में आए, उस पे दबाव पड़े, अपना प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करने से कामयाब हो गए। 4 की डिवीजन हो गई वहां, और वो मामला तातुल में चला गया, क्योंकि जो एक 9वें उनके थे मेंबर काजी फैज ईसा, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अब इस सारी बात का मुशाहिदा जो मुझे होता है और मुझे तासर मिलता है, और ये तासर सिर्फ मुझे नहीं पाकिस्तान की आधी आबादी को है, और ये बात हो चुकी है कई दफा से कि क्या वजह थी ये सारी एहतजाज को आज रेज करने का, क्या मकसद था? कोई मौका होता है, कोई महल होता है, और ये आइन के बरखिलाफ है। आइन ने जो बात की हुई है इससे क्या ये तजाद कर सकते हैं? ये तो हाई ट्रीजन है। आपको पता है कि अगर आप आइन को सबवर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन इनको इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये सैकड़ों हजारों वकील हैं और ये एक वकला गर्दी का नया नमूना है। बेहतर। आपने हामिद खान साहब बात सुनी, ये हमारी बदकिस्मती है, भारत के अंदर 4 खवातीन हैं। मैं बहुत अफसोसनाक बात है, मैं इनकी इस बात का जवाब देना भी नहीं पसंद करूंगा। मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, इनको हाई कोर्ट बार की सदारत के लिए पूरा हमने किया, लेकिन मैं नहीं, इन्होंने जो हम पे इल्जाम लगा दिए उठा के, उसका कोई ताल्लुक हमसे नहीं, ना हमने कोई वॉलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। जी हाँ जी बोलिए, फरमाइए जी, फरमाइए। जस्टिस साहिबा ने तो अपने कई फैक्ट सामने रखे हैं कि आइन की कौन सी शिक में ये लिखा है, एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है जजेस को एलिवेट करने की। शिकों में सब कुछ लिखा होता,
इनको पता होना चाहिए इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है उन शिकों की। वो शिकें ये भी कहती हैं कि कहीं सीनियरिटी चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको आइन के तहत इंटरप्रेट इस तरह किया गया है। ये अच्छी तरह जानती हैं कि हर चीज़ लिखी नहीं होती, उसकी तशरीह की जाती है, और आइन में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ही करती है। और उसका जो एक प्रेसिडेंट रहा है, प्रीडोमिनेंट प्रेसिडेंट यही रहा है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर हो। इनके अपने हस्बैंड जो थे वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया सीनियर मोस्ट जज। ये इनके तो अपना घर का प्रेसिडेंट ये है, तो ये कैसे कहती हैं। दूसरा इन्होंने प्रेसिडेंट दिया है, उसका तारीखी तौर पर पसे मंज़र मैं बता दूं कि वहाँ पर कैकौस साहब को क्यों लिया गया था, क्योंकि जस्टिस कियानी साहब उस वक्त नापसंदा शख्सियत थे अयूब खान के, उनको इग्नोर किया गया था बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट, और उनसे जूनियर जज को ऊपर लेके गए थे। तारीख के असल वाक़यात बताइएगा। किसी तरह से बता सकते हैं कि कैकौस जो है कियानी साहब से बेहतर जज थे, ये बात नहीं है। उसमें उस वक्त भी डिस्क्रिमिनेशन हुई थी, ज़्यादती की गई थी चीफ जस्टिस कियानी साहब के साथ। और जब कभी भी ये काम हुआ है ये हमेशा इसी तरह किया गया है। जब किसी को टारगेट करना होता था, जब किसी का हक तलफी करनी होती थी, उस वक्त चीफ जस्टिस को इग्नोर किया जाता था। और इसी तरह सबसे पहली ज्यादती 1954 में हुई है। इन्हें तारीख का इसके बारे में पूरी तरह इल्म है जस्टिस साहिबा ने ये सवाल उठाया कि वक्त बहुत अहमियत का हामिल है, कि यही वक्त मिला था इस तरह की प्रोटेस्ट करने का जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के टाइम से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकला ने इस तरह की प्रोटेस्ट और बॉयकॉट्स नहीं किए। और आज जो जबान इस्तेमाल की गई, माजरत के साथ हम तो वो स्पीचेस और तकरीर दिखा भी नहीं सकते हामिद खान साहब, हमें तो अपना डर लग जाए कि उसको नशर करके हमें मसला होगा ना। हम देख रहे हैं वाज़े तौर पे बेंच और बार के अंदर एक तफरीक नजर आ रही है, एक फासला बढ़ चुका है। और इस तरह की जबान आला अदलिया के लिए कि जो बिल्कुल ही एक इदारे के तकद्दुस को पमाल कर दे, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? ये टाइम कितना ऑफेंस था? जिस तरह जस्टिस साहिबा ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री ही बिल्कुल रह गई इस दबाव के अंदर, पहली दफा तो नहीं हो रहा ये। नहीं, ये बात नहीं, ये आयशा मलिक से ताल्लुक नहीं रखती ये बात। इससे पहले प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ है मोहम्मद अली मज़हब के इशू ही वहाँ से शुरू हुआ है। वहाँ से फिर इशू हो गया था अहमद अली शेख का। ये तो जेंडर एक एंगल लाने की कोशिश की थी हमें एम्बेरस करने के लिए। ये आयशा मलिक वाला तो इशू नहीं था। ठीक है। इशू तो ये था कि मोहम्मद अली मज़हर को 5वें नंबर से आप ला सकते हैं कि नहीं। अब उसकी कंटिन्यूएशन में जानबूझ के एक नया एंगल डालने की कोशिश की ताकि उसमें हम किसी न किसी तरह से पहले वाला जस्टिफाई कर सके, इसमें एक जेंडर इशू को ला के। इसमें हम जेंडर इशू में बिलीव ही नहीं करते। हमने तो पूरी लड़ाई लड़ी हुई है फख्रुन्निसा के लिए। सर, इस पूरी तहरीक के पीछे है कौन आपकी नजर में? मुख्तसरन फरमा दीजिएगा, बिकॉज जस्टिस शेख सिंध हाई कोर्ट का इशू जो निकला उसके ऊपर भी बारहा इदारों के ऊपर उंगलियां उठाई गई कि अपने मनपसंद जजेस को लगाने की कोशिश की जा रही है। आज भी जुडिशरी को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। कौन है पीछे? इसके पीछे हम ये समझते हैं कि जो पिक एंड चूज हो रहा है इसमें फेवरेट्स को लाया जा रहा है। कौन ला रहा है? उनमें उन लोगों को लाने की कोशिश की जाए जिनसे अपनी मर्जी के फैसले। जी मैं बताऊंगा कि मैं समझता हूं कि यहाँ की जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि अपनी मर्जी के जज हम सुप्रीम कोर्ट में लेके आए ताकि अपनी मर्जी के फैसले उनसे ले सके। बड़ी सीधी सादी बात है। ठीक है जस्टिस साहिबा, आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने दो टोक मौकफ इख्तियार किया। ही डिडंट मिन्स हिज वर्ड्स। बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती है कि भारत के पास 4 खवातीन है सुप्रीम कोर्ट में। श्रीलंका, मलेशिया, आपके नेपाल के अंदर खवातीन जजेस हैं, बल्कि चंद सालों बाद भारत में तो चीफ जस्टिस भी एक खातून होगी। बट ही इज एडमेंट कि इसको जेंडर जिन्स का इसको ट्विस्ट ना दीजिए। अब ये जो मर्जी कहें जी, जो जिसके दिल में होता है किसी को रोक तो नहीं सकते। सवाल ये है कि आइन से तो तजावज़ नहीं कर सकते। आइन में तो वाजे है कि नई अपॉइंटमेंट है, 15 साल स्टैंडिंग का वकील भी हो सकता है, और जो जज है उसकी 5 साल की सर्विस हो तो वो अपॉइंट हो सकता है। और ये 41 दफा हमारी तारीख में हो चुका है। उस वक्त तो ऐसा एहतजाज कोई नहीं हुआ, ये एहतजाज आज हुआ और वो सिनफ की बयान पे। और अब देख लीजिएगा, जैसे आपने खुद कहा, सार्क के तकरीबन तमाम ममालिक में खवातीन जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं, और पाकिस्तान
74 सालों में ये पहली मर्तबा ये वाक़या होने को आया था। लेकिन यहाँ पिदरसरी निज़ाम होने की वजह से इन्होंने आइन का भी कोई ख्याल नहीं किया, कंटेम्प्ट भी किया। अदालतों ने इस बात पे फैसला कर दिया हुआ है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आइन को इंटरप्रेट करती है अदालतें। और जो ये अदालत है, ये हमारी लीस्ट डेंजरस ब्रांच ऑफ द स्टेट है। 3 है ना इदारे, एक तो है हमारी मुकन्ना कानून साजी करती है, एक हमारी इंतजामिया है जो उस पर अमल दरामद करती है, और किसी को भी शिकायत हो तो दाद रसी के लिए कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और आप देखिए आधी आबादी हमारी औरतों की है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट में कोई आवाज नहीं। और एक जेंडर एम्पैथी भी होती है, औरतों की दिल की बात औरतों से बेहतर कौन समझ सकता है। 1964 में फैमिली कोर्ट्स एक्ट जब बना था तो इस बात का इतराफ हुआ था, और हर फैमिली कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा था कि एक खातून जज नोटिफाई होगी। और क्योंकि उस वक्त इतनी खातून जजेस थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी एक खातून जज अगर हो तो 3 दिन एक डिस्ट्रिक्ट में बैठेगी और 3 दिन दूसरी डिस्ट्रिक्ट में बैठेगी। अब ये सूरत है कि 2 ख़वातीन जजेस हर डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाइड है इन द फैमिली कोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहती हूँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।